के दौरान पूरे देश में हाहाकार मचा था, तो प्रदेश सरकार ने निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष अभियान प्रारंभ किए थे। और ये अभियान थे निगरानी समितियों के अध्यक्ष के रूप में हमारे ग्राम प्रधान घर घर जाकर के जीवन और जीविका को बचाने के उस अभिनव प्रयास का हिस्सा बन सके। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ग्राम प्रधानों ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के कर्मियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के अपने उत्तरदायित्वों का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल था वह देश और दुनिया के अंदर सराहा गया था। और तब मुझे लगा था कि जिन लोगों ने उस समय कार्य किया था निगरानी समिति के माध्यम से, उन सबको सरकार सम्मानित करे। हमने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाया, हमने आंगनबाड़ी के मानदेय में अभिवृद्धि की, हमने एएनएम को और इन सभी लोगों को जिन लोगों ने उस दौरान सराहनीय कार्य किया था, इनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। तो हमारे चुने गए प्रतिनिधि इससे क्यों वंचित होंगे? और इसीलिए मैं आज जब हम लोग इस संवाद के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले यानी 1 महीने के अंदर एक बार फिर से मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी ग्राम प्रधानों को सबसे पहले, कल ही मकर संक्रांति का पावन पर्व व्यतीत हुआ है, मैं इसकी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मकर संक्रांति जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में पर्व और त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व और त्यौहार को मनाने के पीछे की भावनाएं भी अलग अलग हैं। स्वाभाविक रूप से सूर्य देवता एक जीवंत देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें जल का अर्घ चढ़ाते हैं। हम हर प्रकार से मानते हैं कि सूर्य के बगैर तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए यह एक शुभ और प्रशस्त तिथि मानी जाती है कि इसके बाद मांगलिक कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। और मकर संक्रांति कल व्यतीत हुई है। मैं आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रथम और तृतीय लहर के दौरान हमारे ग्राम प्रधानों ने एएनएम, आशा वर्कर, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के जो सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर के दौरान स्वाभाविक रूप से हमारा कुछ दायित्व बनेगा। जब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को लखनऊ में आमंत्रित किया था, तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। देखिए, मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जितने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। और उसी स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर विकास की धुरी का केंद्र बिंदु राज्य सरकार का सचिवालय, केंद्र सरकार का सचिवालय होता है, तो ग्राम पंचायत भी विकास की नींव है। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी
ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण होना चाहिए और ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण के माध्यम से हम लोगों ने सभी प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय के कार्य पूरे हो गए हैं। उसमें साज सज्जा की व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि इसका लाभ गांव के लोगों को मिले और हमारे गांव भी स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनकी तैनाती की कार्रवाई प्रारंभ की है। 56,266 पंचायत सहायक के लिए माह दिसंबर का उनका मानदेय यह हम लोग जनवरी माह में दे रहे हैं, जिन्हें 6,000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और वह पैसा उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में इस मानदेय का भुगतान हो भी चुका है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पंचायतों को वित्तीय रूप से, प्रशासनिक रूप से और तकनीकी रूप से सशक्त करने और उनके अधिकारों में, ग्राम प्रधान के अधिकारों में बढ़ोतरी करने, ग्राम पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी कार्रवाई की थी, जिसके लिए हमारे सभी ग्राम प्रधानगण लखनऊ में आए थे और जिसको उस समय उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। हम लोगों ने ग्राम प्रधानों को अधिकार दिया है कि वे ग्राम पंचायत के कार्यों की विस्तृत कार्य योजना बनाने, डीपीआर बनाने, एमबी कराने हेतु निजी क्षेत्र के डिग्री और डिप्लोमाधारी जो आर्किटेक्ट हैं उनको इम्पैनल्ड करने की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। और ये अधिकार हम ग्राम पंचायतों को देने जा रहे हैं कि वह अब आवश्यक नहीं कि आरईएस के, जेईई के ही उसमें पड़े रहें। पीडब्ल्यूडी के अलावा सिंचाई विभाग नहीं तो नगर विकास विभाग के लोग नहीं हैं, तो निजी क्षेत्र के भी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जिन्हें इन कार्यों का अनुभव है, उन लोगों की सेवाओं को लेकर के वे लोग अपनी ग्राम पंचायत की एमबी बनाने और वहां की कार्य योजना को बनाने में उनकी सेवाएं ले सकते हैं, उनका मानदेय दे सकते हैं। उस आधार पर एक मेरिट के आधार पर अपने कार्यों को ससमय संपन्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकार ये हमने ग्राम पंचायतों को दिया है। 50 करोड़ से ग्राम पंचायत कोष की स्थापना भी की गई है और जिसमें अगर दुर्भाग्य से कभी किसी की आकस्मिक मौत होती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के लिए 10 लाख रुपए, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख, सदस्य पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को 3 लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख, यानी उनके वारिसान को उनको एक सुरक्षा बीमा का कवर देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार बनाने जा रही है और पहली बार यह व्यवस्था बनने जा रही है। यानी देश के किसी भी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं जो उत्तर प्रदेश ने अपने यहां लागू की है। और आपके कार्यों को ही अप्रिशिएट करते हुए सरकार ने तय किया कि ग्राम प्रधान का मानदेय अब 5,000 रुपये होगा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 11,300, जिला पंचायत अध्यक्ष का 15,500, जिला पंचायत सदस्य का प्रति बैठक 1,500, सदस्य क्षेत्र पंचायत का 1,000 प्रति बैठक और ग्राम पंचायत सदस्य को भी अब 100 रुपये प्रति बैठक यह मिला करेगा। यह व्यवस्था भी राज्य सरकार ने पहली बार की है और बड़े पैमाने पर इसका लाभ और एक प्रोत्साहन उनको वहां तक बैठक में जाने, बैठक में भाग लेने, बैठक की कार्रवाई का हिस्सा बनने का प्राप्त होगा। ये एक व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार दे रहा है
कार्य की एक स्वतंत्रता दे रहा है। पंचायत सचिवों के प्रभावी तैनाती हेतु तो हम लोगों ने प्रदेश में 15,000 क्लस्टर भी तैयार किए हैं। जो हमारी 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, इसको 15,000 क्लस्टर में हम लोगों ने तैयारी करके और ग्राम सचिवों की तैनाती, पंचायत सचिवों की तैनाती भी वहां पर इस रूप में की है। ग्राम पंचायतें स्वयं भी मनरेगा के कार्यों को कराने, अपने डिजिटल हस्ताक्षर से भुगतान कराने का कार्य करें। इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है और हम लोगों ने लखनऊ की मोहनलालगंज विकासखंड के अहरोली और विकासखंड हरदोई में भी यह कार्रवाई हम लोगों ने अहरोली विकासखंड हरदोई में और मोहनलालगंज विकासखंड लखनऊ में इस कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता होगी, राज्य सरकार की जो मंशा है, हमारे ग्राम पंचायतें स्मार्ट पंचायत बने, इसलिए हर ग्राम पंचायत में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। बिजली का बिल गांव में जमा हो, गांव में वीसी सखी की तैनाती की जा चुकी है, कोई भी पैसे का लेन देन हो गांव में, इसलिए हर गांव में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की जा रही है या की जा चुकी है। ऐसे ही एसएससी व महिला बीट पुलिस कर्मी की भी उचित व्यवस्था बनाते हुए गांव की समस्या का समाधान गांव में हो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, यह भी व्यवस्था सरकार इसमें करने जा रही है। और ये एक बड़ा कार्य होगा जो गांव के विकास को आगे बढ़ाएगा और गांव को आत्मनिर्भर गांव की तरफ बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। आने वाले समय में जब कंप्यूटर सहायक आपके यहां आ गया है, इस कंप्यूटर सहायक का सहयोग लेकर के हम बहुत काम कर सकते हैं। खासतौर पर गांव में आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गांव की व्यवस्था से जुड़ी हुई अन्य तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को गांव में ही दे सकते हैं। पेंशन की सुविधा का लाभ गांव में ही दी जा सकती है। पैसे का बैंकों से लेन देन का काम गांव में ही हो सकता है। और ये मैं चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत इस दिशा में कार्य करे। राज्य सरकार इस दिशा में आपको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य कर रही है। मेरी आप सभी ग्राम प्रधानों से कुछ बातों के लिए अनुरोध होगा। एक, ये तीसरी लहर आ चुकी है और इस तीसरी लहर के दौरान आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ग्राम प्रधान एक गांव का कस्टोडियन भी होता है, गांव का अभिभावक होता है। अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना। गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि, यानी जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में दो चीजें, एक, कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है। 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है। 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, पहली डोज कितने लोगों ने ली है, दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है, 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है, और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना और सूची बना करके उस सूची को
अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना कि इन लोगों ने इतनी डोज, पहली डोज ले ली है, इतने लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, इतने 15 से 17 वर्ष के नौजवानों ने, इतने लोगों ने डोज ली है, इतने लोग बचे हुए हैं, और 60 साल से ऊपर के लोग इतने हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रिकॉशंस डोज यानी बूस्टर डोज इतने लोगों ने ली है। यह एक तो सूची तैयार करना। संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कोई बाहर से आया है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी है, उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना। अगर कोई लक्षण है तो आरआरटी की रैपिड रिस्पांस टीम को बुला करके उन लोगों को उनको टेस्ट करवाना। टेस्ट करवाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोरोना आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था कराना। प्रतिदिन उसकी निगरानी करने की व्यवस्था करना। होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो उससे वह पीपी किट पहने हुए हो। सावधानी रखें। देखिए, सेकेंड लहर की तुलना में थर्ड लहर, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, लेकिन बीमारी तो है। तो बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। हम बचाव के लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक, और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे सहारनपुर में दूसरी लहर के दौरान में गया था, और एक ग्राम पंचायत में एक महिला ग्राम प्रधान मुझे मिली थी जो नई चुनी गई थी, और उस समय मैंने देखा था उनके साहस को भी और उनके सराहनीय कार्य को भी। मैंने कई ग्राम प्रधानों के कार्यों को उस दौरान देखा था। गांव में एक पॉजिटिव व्यक्ति था जिसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैंने उस समय उसको देखा था कि वह व्यक्ति घर में रहने की व्यवस्था, सेपरेट रूम नहीं थी, अलग से रूम और टॉयलेट नहीं था। तो ग्राम प्रधान उन्हें ग्राम पंचायत घर में लेके आई थी, वहां रखा हुआ था, अपने घर से नियमित रूप से भोजन उनको करवाती थी, और यह नियमित क्रम चल रहा था। और मैं उसी दिन मान लिया था कि जब हमारे ग्राम प्रधानों में डेडिकेशन हो, ये समर्पण का भाव हो, अपने ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त करने का एक जज्बा हो, तो कोरोना हम पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। और मैं अभिनंदन करूंगा कि आज प्रदेश का कोरोना का मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन माना गया है। और आज मैं चाहूंगा कि आपसे मैंने इन चीजों के लिए कहा है कि एक तो इन कार्यों के लिए को लेकर के एक तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करें। दूसरा, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में हम इस बात को देखें कि गांव में बहुत सारे लोग, कोरोना पूरे देश के अंदर है, बहुत सारे लोग अपने गांव आ रहे होंगे। राशन कार्ड यद्यपि सबके बने हुए हैं, फिर भी अगर कोई वंचित है तो उसको लिए राशन कार्ड की व्यवस्था बनवाना, नहीं है उसके राशन की व्यवस्था करना। अगर कोई दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति की मौत होती है, अंतिम संस्कार के लिए वह बॉडी लावारिस न पड़ी रहे, हम ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से धनराशि दे सकते हैं। कोई बीमार है, आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना पाया है, तो हम ग्राम प्रधान निधि से उसका सहयोग करने में योगदान दे सकते हैं। ये बहुत सारे अधिकार हैं जिनका हम पालन करें। और एक मेरी आपसे अनुरोध होगी कि हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने, हर जनपद में हम लोगों ने प्रयास किया है निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना के लिए। इन निराश्रित गौ आश्रय स्थल एक बड़ी कार्य योजना है। दो चीजें हैं। देखिए, गाय को क्षति पहुंचती थी तो कानून व्यवस्था की भीषण संकट आती थी, गौ माता की तस्करी होती थी तो बहुत सारी जगह दंगे हो जाते थे, लोगों की भावनाएं आहत होती थी। सरकार ने तस्करी को रोक दिया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया। अब गोवंश आया है तो इसके लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल में 3 प्रकार की योजनाएं सरकार की चल रही हैं। एक योजना चल रही है जिसमें सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले हैं। जितने भी निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं उनमें गोवंश को ला करके उसकी देखभाल की जा रही है। दूसरा है सहभागिता योजना, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति अगर निराश्रित गौ आश्रय स्थल से किसी गोवंश को अपने पास ले जाकर के उसकी देखभाल करना चाहता है
तो वह अपने घर लगभग 1 लाख पूर्व आईएएस राम बहादुर ने बीजेपी ज्वाइन की। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और सपा एमएलसी